नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चंद्रावल की शादी के विषय में बतलाऊंगा कि चंद्रावल विवाह के योग्य होती है तब माता मल्हा विचार करती हैं कि अब हमें अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और एक दिन वो राजा परमाल से कहती हैं कि महाराज, आपकी कन्या अब विवाह के योग्य हो चुकी है, इसलिए कोई योग्य वर की तलाश करें। तो राजा परमाल कहते हैं, मैं अभी कोई प्रबंध करता हूँ। और उसी समय जाते हैं अपनी राजसभा में। वहाँ मलखान से कहते हैं, मलखान तुम्हें चंद्रावल का टीका लेकर के जाना है और उसमें टीके की शायद दान दहेज सब कुछ लिखा रहता है। 12 थालों में असरफियाँ भर के रखवाते हैं, चीरा कलगी, कई कश्मीरी थान, कई रेशमी थान। इस तरीके से अब राजाओं का जो वर्णन है उसको करने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। तो जब टीका लिख जाता है तो राजा परमाल लिखते हैं कि जो भी राजा टीका चढ़ाए वो पहले ये भी जान ले कि विवाह साधारण में नहीं होना है। विवाह की 2 शर्तें हैं, या तो राजा हमारी अधीनता स्वीकार कर ले तब हम विवाह कर देंगे, या फिर हमारे युद्ध को स्वीकार करे तो हम विवाह करेंगे। और हमारे यहाँ जब आएंगे तो पहली लड़ाई बारोठी की होगी, दूसरी मंडप में होगी, तीसरी लड़ाई जब लड़का कलेवा करने आएगा तब भी होगी। इस तरह से अपनी जब शर्तों को लिख देते हैं तो मलखान को देते हैं और कह देते हैं कि जाओ पुत्र, चढ़ाया हो ये टीका। तो मलखान सबसे पहले जाते हैं गढ़ दिल्ली। वहाँ पर राजा पृथ्वीराज को 7 कदम से कोर्निश करते हुए मलखान कहते हैं कि महाराज, हम राजा परमाल के यहाँ से आए हैं और अपनी बहन का टीका लाए हैं। ऐसी बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान बहुत खुश होते हैं और वो टीका को देखते हैं, टीका पर लिखी हुई शर्तें देखते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और वो बात स्वीकार करने ही वाले थे। उसी समय माहल का आगमन होता है। तब माहल राजा से कहता है, महाराज, ये जो आला उदल हैं इनसे परमाल कोई भेदभाव नहीं करते हैं और आप भली प्रकार से जानते हैं कि आला उदल मलखान, इनके पिता ने क्या किया था। देशराज बच्छराज ने यादवों की बेटियों से ब्याह किया था। जब उन्होंने देखा कि एक जंगल में 2 भैंसे लड़ रहे हैं और दोनों बहनों ने एक एक भैंसे के सींग पकड़ करके उनको मोड़ दिया, ऐसा सोच करके देशराज बच्छराज ने उन दोनों लड़कियों से शादी कर ली और इस वजह से ये लोग कुलहीन कहे जाने लगे। और जब माहल ने ऐसा रंग रोगन चढ़ाया पृथ्वीराज के ऊपर तो पृथ्वीराज को लगा कि वास्तविकता में ये कुलहीन है और हम अगर यहाँ पर अपनी शादी करते हैं तो उससे हमारा नाम खराब हो जाएगा। पृथ्वीराज ने मना कर दिया। फिर मलखान बीकानेर
हिंडौन आदि आदि राज्यों में जाते हैं। जयचंद के यहाँ इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि राजा परमाल को महाराज जयचंद अपना भाई मानते थे, लाखन राणा चंद्रावल को अपनी बहन मानते थे, इसलिए मलखान वहाँ पर नहीं गए और वहीं पर अपने पंडित से विचार कर रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं, हमको जो है कोई राजा हमारा टीका नहीं दे रहा। तब एक राहगीर गुजरता है, वो कहता है कि भाई आप चिंता न करें, बौरीगढ़ में जो जादवा राय हैं वो आपका टीका जरूर चढ़ा लेंगे, क्योंकि वीर साय के यही काम है, लूटपाट करना, और वो राज से नहीं डरते हैं। उनके 7 बेटे हैं। इतनी बात सुनते ही मलखान उस राहगीर को बहुत सारा इनाम देते हैं। राहगीर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और पहुंच जाते हैं मलखान बौरीगढ़ में। किले के बाहर से वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी तोपें अष्टधातु की जो चरखों पर लदी हुई बुर्जों पर रखी हैं, और किले की 4 दीवारी में बाहर से खाई खोदी गई है जिसमें बड़े बड़े मगर पड़े हुए हैं। ऐसा राजकीय वैभव देखते हुए मलखान देवढ़ीवान से कहते हैं कि जाकर के अपने महाराज से कहना कि नगर महोबा से मलखान आए हैं अपनी बहन का टीका लेकर, अगर आदेश हो जाए तो वो आपके राज दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। दरबान जाता है और जैसे ही वीर साय इस बात को सुनते हैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सादर अपने महल में लाने को कहते हैं। और जब मलखान जाते हैं तो टीके का सारा सामान राजसभा में रख देते हैं और टीका वाला वो पत्र लेकर के राजा वीर सिंह के हाथों में सौंपते हैं। राजा जैसे ही उन शर्तों को पढ़ते हैं उनके मुंह में रखा हुआ पान कुम्हला जाता है, उनके चेहरे की कांति मलिन हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई हम बैठे बैठाए झगड़ा न लेंगे। कौन ऐसा है जो आला उदल की तलवार को नहीं जानता है, और हम बिना मतलब के युद्ध क्यों करें। इससे अच्छा हमारा बेटा कुंवारा बैठा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आला उदल से जंग लड़ना हमारे लिए उचित नहीं है। इतनी बातें जब सुनते हैं वीर साय की तो उनका ज्येष्ठ पुत्र इंद्रसेन तड़प कर उठता है कि पिताजी ऐसी बातें मत बोलिए, क्या हमारी तलवारों में जंग लग गया है या हमारे बाजुओं को घुन खा गया है, और कितने लड़ाके हैं महुआ वाले हम देख लेंगे, और टीका आप चढ़ाइए। तब वीर सिंह तैयार हो जाते हैं, महलों में खबर भेज दी जाती है। बड़े हंसी खुशी के साथ में टीका चढ़ता है। मलखान से वो कहते हैं बड़ा फल रहा है, रुकिए अभी कुछ दिन। तब मलखान कहते हैं नहीं, मैं बहुत दिन का निकला हुआ हूँ। नेंगियों को बहुत सारा जो है धन देते हैं, नगर महोबा की वाह वाह होने लगती है, और इस प्रकार से जो समय था वो बता के आते हैं मलखान। वीर साय स्वीकार कर लेते हैं और उधर से मलखान वापस आते हैं। परमाल ने अपने अंक में भर लिया, यानी गले से लगाया। बोले बेटा कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं आई, क्योंकि मार्ग में तो अनेकों परेशानियां हुआ करती हैं। तब मलखान कहते हैं नहीं चाचा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है और भगवान की कृपा से हमारा कार्य भी सिद्ध हो गया।
फिर वो सारा वृत्तांत बताते हैं कैसे राजा वीर सिंह ने हमारा टीका चढ़ाया। अब वहाँ पर बारात के लिए वीर शाह अपने मित्र राजाओं को जो है आमंत्रित करते हैं। सभी राजा समयानुसार आते हैं। वीर शाह के साथ में 100 तोपें आती हैं, बहुत सारे हाथी घोड़े, जो एक राजकीय वैभव होता है उसके साथ में वीर शाह आते हैं। और आकर के जैसे ही 4 कोस महुआ रह जाता है तो जो राजा परमाल के सेवक नियुक्त थे उनके द्वारा बताया जाता है कि महाराज आप यहीं पर अपने तंबू लगाइए, आगे कोई जगह नहीं है ठीक जहां आपको सुविधा रहे। ऐसा सुनकर के वीर शाह अपने तंबू लगवा देते हैं। और उसके बाद सेवक चले जाते हैं। तब चर्चा होती है कि अब ऐपन वारी कौन लेकर के जाएगा। तब राजा वीर शाह अपने बारी को बुलाते हैं। उसका नाम था बंसी। कहते हैं भाई चले जाओ। और ऐसी चातुरता के साथ में बात करना कि हमारा कार्य भी हो जाए और तुम्हें भी पुरस्कार मिले। मौका अनुकूल देखता है कि इतने बड़े राज्य में मैं ऐपनवारी लेकर के जाऊंगा तो मेरा बड़ा स्वागत सम्मान होगा। और वो वहाँ से सहर्ष चल देता है। आते में देखता है कि कितना बड़ा बाजार लगा हुआ है। आला गायक गाया करते हैं, लाल के मारा हरियर बाजू, घर घर महुए पड़े दिखाएं, एक एक हाथी 2-2 घोड़ा सबके द्वारन बंधे दिखाएं। यानी कि महुआ नगर उस समय बहुत ही गौरवशाली समृद्धशील राज था। और यहाँ के समृद्धि के अनुसार ही यहाँ पर बहुत वीर योद्धा भी जन्म लेते थे। कहा गया है कड़ुअल पानी है महुए का, जिनसे बात सही ना जाए। तो छेदी पहुंच जाता है राज दरबार में। तब वहाँ पर ड्योढ़ीवान कहता है तू कौन, कहाँ का है, किधर चला जा रहा है। तब बंसी कहता है मैं जो है राजा वीर शाह का सेवक हूँ और उन्होंने ऐपनवारी लेकर के मुझको भेजा है। और आप जाकर के राजा से कह दो कि मैं बौरीगढ़ से आया हूँ। तब दरबान कहता है ठहरो यहीं पर, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। और जब राजा परमाल की आज्ञा हो जाती है तब बंसी वहाँ पर ऐपनवारी लेकर के पहुँचता है। बड़े सम्मान अदब के साथ में ऐपनवारी को रखता है और कहता है महाराज राजा वीर शाह ने ये ऐपनवारी भेजी है। तब परमाल कहते हैं ठीक है, आओ क्या नेम चाहते हो। उसी कहता है महाराज आप तो राजा हैं, हमारे मालिक हैं, आप जो उचित समझें सो हमें इनाम दे दें। और वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। तब ऊदल को मजाक कहें या एक अभिमान कहें या उसको ज्ञान कम होना कह दिया जाए, या महुआ से जो रीति चल रही थी उससे हट करके व्यवहार देखकर वो क्रुद्ध हो जाता है और वो जूतों की माला पहना कर देता है बंसी को और कहता है कि तुम जो है केवल इनाम का लोभी है और ऐसे तूने भिखारियों की तरह हाथ फैला दिए, तो हम भिखारियों के लिए जो है यही इनाम रखते हैं, वीरों की पूजा करते हैं। और बस अब तू यहाँ से वीर शाह के पास चला जा। अगर तूने बीच में ये माला उतारने की कोशिश की
तो मेरा भाला तेरी पीठ के पार हो जाएगा। इतना सुन करके बंसी बड़ी दहशत में आ जाता है और वो बड़े हाथ जोड़ता है राजा परमाल के उगल के कि मुझसे गलती हो गई, क्या खता हुई। और वो महल से बड़ा शर्मिंदा होकर के जाता है, आत्मग्लानि से भर जाता है कि मेरे साथ में कैसा व्यवहार हुआ। और जब वो वीर शाह के सामने पहुंचता है तो कहते हैं बंसी ये क्या हाल बना रखा है। तब वो वहाँ का सारा राज दरबार का हाल बताता है। तो राजा वीर शाह क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं मैं इन पाजियों को इसका सबक सिखाऊंगा, घर घर महोबा लुटवा दूंगा। क्योंकि महोबा की समृद्धि से सभी आकर्षित रहा करते थे। जो भी बात करता था वो महोबा लूटने की करता था। कोई ये नहीं कहता था कि मैं परमाल को बंदी बना करके या किसी अन्य प्रकार का दंड दूंगा, बस जो देखे वही केवल महोबा का धन लूटना चाहता था। खैर, इसके बाद में राजा परमाल के यहाँ जब ऐपनवारी पहुंच जाती है और ये व्यवहार उदल के द्वारा किया जाता है, तब राजा परमाल कहते हैं उदल के इस व्यवहार से वीर शाह तो बहुत कुपित होंगे और अब ऐपनवारी किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाना चाहिए जो बहुत समझदार हो, बलवान हो। तब वो रूपनवारी से कहते हैं रूपन अब तुम ही जा सकते हो, क्योंकि जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लौट के आना बड़ी बात होती है। जैसे रामादल में बहुत सारे योद्धा थे लेकिन सबके आने में संशय था, उसी प्रकार से यहाँ पर ये था, जाने को तो कोई भी चला जाता लेकिन आना बड़ा कठिन था। तब रूपनवारी कहते हैं महाराज आपका आदेश सर आँखों पर, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, आप घोड़ा हरनागर मंगवा दीजिए और उदल की ढाल तलवार मंगवा दीजिए, इनको लेकर के ही मैं जाऊंगा। तब महाराज परमाल ब्रह्मा की ओर देखते हैं, ब्रह्मा तुरंत आदेश देते हैं कि घोड़ा हरनागर को सजा करके लाया जाए। और जो वहाँ पर अस्तबल के मालिक थे हैं, तब तक रूपनवारी भी टोप झलरिया अपने मस्तक पर रखते हैं और जिरह बख्तर पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, यानी कि पूरा वीरबाना बना करके रूपनवारी सज जाते हैं और जाते हैं वहाँ पर। रूपनवारी अपने घोड़े से उतर करके राजा वीर शाह को प्रणाम करते हैं, लेकिन राजा तो पहले ही नाराज थे। वो रूपनवारी से कहते हैं तुम्हारे परमाल को ये ज्ञान नहीं है कि कैसे व्यवहार किया जाता है। तब रूपन कहता है महाराज ये उलहना आप परमाल को ही दीजिएगा, ये उलहना आप अपने बहू के भाई ब्रह्मा को दीजिएगा, नुनियाला को दीजिएगा, जिनका वहाँ पर हुक्म चलता है। मैं तो एक अदना सा सेवक हूँ, मेरी इसमें क्या गलती है। तब वीर शाह कहते हैं पाजी तू मुझे यहाँ पर ज्ञान देने आया है, और कहते हैं बंदी बना लो इसको। सारे सैनिक एक साथ दौड़ पड़ते हैं और जब रूपन देखते हैं कि यहाँ स्थिति बिगड़ चुकी है, वो तत्काल अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और विकट युद्ध का शुरू हो जाता है। रूपनवारी दोनों हाथों से तलवार कर रहे हैं, एक और दो को रूपन मारे, घोड़ा 6 को देर गिराए। खैर, जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो महाराज अपने सबसे छोटे बेटे से कहते हैं अब क्या देख रहे हो, क्या देर लगा रखी है, इस पारी का सर धड़ से उड़ा दो, ये ऐसे नहीं मानेगा। और जैसे ही राजकुमार आगे बढ़ते हैं, रूपन हाथ जोड़कर कहता है
मालिक, अगर आप मुझसे युद्ध करेंगे तो आपकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। आप जब वहाँ पर आएंगे मंडप में, तब आपकी युद्ध की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, मैं आप पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? और मैंने जो मेरा नेम था पा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर कि वो हरनागर की रास दबा देते हैं। घोड़ा इशारा समझता है और सीधे सरपट दौड़ लगाता है और कुछ ही क्षणों के अंतर में वो नगर महोबा की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। इधर वो बारी का इतना विकट संग्राम देखते हैं तो राजा वीर शाह अपनी पूरी फौज को कमरबंद होने का आदेश दे देते हैं। और इधर पर जब आते हैं रूपन, तो सारा वृत्तांत परमाल के द्वारा सुना जाता है। तब वो कहते हैं कि वीर शाह हमसे नाराज हो गए, ये तो बात बिगड़ गई। और फिर भी युद्ध के लिए तैयारियां की जाने लगीं। उस समय मलखान अपने बुद्धि कौशल का परिचय देते हैं और राजा परमाल से कहते हैं, महाराज, लड़ने मारने से मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन ज़रा सोचिए, आप जिसका आपके यहाँ संबंध हो रहा है वो आपकी अधीनता स्वीकार करेगा, यानी कि आपको टैक्स देगा और हाथ जोड़ करके आपसे विनती करेगा, तो उसमें उसका मान कैसा अपमान हो जाएगा और हमेशा के लिए एक बात हो जाएगी कि ये लोग सम्मान करना नहीं जानते। तो अगर आप मेरी बात को माने तो अब आप अपने निर्णय को बदल करके वीर शाह का चल के स्वागत सम्मान करिए और जिस तरह से हो वीर शाह को मना लीजिए। ये बात सभी राज दरबारियों को अच्छी लगती है और जाकर के परमाल भी मान जाते हैं। तब सारी सेना तैयार होती है और राजा परमाल अपनी पालकी में बैठते हैं। हाथी पश्चावत पर आल्हा, घोड़ी कबूतरी पर मलखान, यानी कि जिनके जो अस्त्र थे या वाहन थे, सब अपने अपने वाहनों में सवार होते हैं। जाकर के राजा वीर शाह की बंदगी करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और राजा परमाल को स्वयं प्रणाम करते देखकर वीर शाह गदगद हो जाते हैं और वो कहते हैं, महाराज परमाल, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि राजा परमाल कहते हैं जो कुछ हुआ वो एक ठिठोली करने की वजह से हुआ है और मैं आपसे उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। वीर शाह भी अपने मन में सोचते हैं कि बेकार में रक्त बहाना व्यर्थ है और रूपनवारी की वीरता को देख कर के वो समझ चुके थे कि हम यहाँ साधारण में नहीं जीतेंगे। इस प्रकार से वो अपने सेना को आदेशित कर देते हैं। सेना शिविरों की ओर लौट चलती है और जो द्वारचार का कार्यक्रम था वो संपन्न होता है। बड़े अदब के साथ में सभी उनकी जो है स्वागत सम्मान में टिकते हैं। आला उदल मलखान सभी को यथाउचित आसनों पर बैठालते हैं, सबका सम्मान करते हैं और जब चढ़ाई की रस्म होती है तो राजा वीर शाह अपने जीवर के डिब्बे भेज देते हैं और इस प्रकार से चढ़ाई की रस्म भी हो जाती है, यानी सारा कार्यक्रम विवाह आदि का संपन्न हो जाता है। उस पुराने समय में भावों के बाद भोजन देने की प्रथा थी, तो राजा परमाल यहाँ रसोइया बनवा रहे हैं। महाराज वीर शाह अपने तंबू में बैठे हुए हैं कि तभी महल का जाना होता है और राजा वीर शाह जैसे ही देखते हैं तो उनको अपने गले से लगा करके स्वागत सम्मान करते हैं। कहते हैं, तुम कैसे लड़की के मामा हो, तुम्हारा आना अब हो रहा है। तब महल कहते हैं, मैं
कैसे आता है इनके यहाँ। मैं तो इन लोगों से वैसे ही दूर रहता हूँ, क्योंकि हमारे जो जीजा परमाल हैं उन्होंने अपने यहाँ नीच जात के लोगों को निवास दे रखा है, और यहाँ तक कि खाने पीने का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। सब एक दूसरे के साथ बैठ कर के खाते हैं जैसे घर के हों। तो बताइए कैसे हमारा राजपूती धर्म बचेगा। तो ऐसी बातें जब सुनते हैं वीर साहब तो उनका माथा ठनकता है। कहते हैं आल्हा उदल में क्या ऐसी कमी है जो आप कह रहे हैं इनके साथ खाते हैं, वो भी तो क्षत्रिय हैं। तब माहल फिर वही बातें बताने लगते हैं कि इनकी माताएं यादव हैं। तब वीर साहब एकदम से कहते हैं अब चाहे दिन रात बजे तलवार, अपना धर्म नहीं हम जाने देंगे, हम परमाल के यहाँ खाना नहीं खाएंगे। और इतना कहकर के माहल अपनी लिली घोड़ी पर सवार होकर महोबा वापस आ जाते हैं। और इधर माता मल्ला की आज्ञा से ब्रह्मानंद छकड़ों में सीधा पानी लेकर के जो बारात में आए हुए ब्राह्मण हैं उनके लिए जाते हैं, और बाकी सारी सेना को आमंत्रित करने पहुंचते हैं कि चलिए महाराज भोजन करिए। तब राजा वीर साहब कहते हैं मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूँगा, और आप आल्हा उदल से आपका संबंध है जो कि ओछी जात के हैं। इतना सुन करके ब्रह्मा वापस लौट जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं अपने पिताश्री से। तब महाराज परमाल कहते हैं कि अगर बारात खाना नहीं खाएगी तो बहुत बड़ी जगहसाई हो जाएगी, इसलिए कुछ समय के लिए संबंध विच्छेद ही उचित हैं। और वो एक पत्र लिखते हैं कि महाराज हमने आज से आपके कहने से ही आल्हा उदल को छोड़ दिया, अब आप सहर्ष आइए भोजन करिए। और इधर आल्हा उदल को आमंत्रित नहीं करते हैं। अपने महलों में सोचते हैं कि देखिए काम पड़े कि कुछ और बातें थीं, आज काम निकल गया तो हमारा निमंत्रण भी नहीं हुआ। और इधर से वीर सिंह पंगत करके चंद्रावल को विदा करा के जा रहे होते हैं। तब माहल उन्हें फिर रास्ते में मिलता है और कहता है इनको इनकी नीचता का एहसास हो जाए, इसलिए आप आल्हा के दरवाजे पर फाटक पर थूकिए सब लोग। और जब पूरी बारात वही क्रिया करती है तो दरबान जा कर के बताता है कि महाराज जाने क्यों पूरी बारात आपके दरवाजे में थूक रही है। इतना सुनकर के आल्हा उदल और मलखान देवा सभी लोग युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं, और जाकर के वहाँ पर वीर साहब को ललकार देते हैं। युद्ध होता है, और उसके बाद में ताला सैयद कहते हैं कि महाराज आप युद्ध बंद करवा दीजिए, मैं आल्हा उदल को भी समझाई देता हूँ। आप यहाँ के मान हैं इसलिए सब शोभा नहीं देता, और आपको भी आल्हा के दरवाजे में ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीर साहब भी मौके की नजाकत को समझते हैं कि हम परदेश में हैं, क्या कर लेंगे। ऐसा सोच करके वो भी युद्ध बंद करवाते हैं, और उनके बेटे कहते हैं ठीक है आज तो युद्ध बंद हो रहा है, लेकिन समय पड़ने पर हम देख लेंगे। और ऐसा कहकर कि वो अपने इधर लौटने लगते हैं। उसी समय माहल पर नज़र पड़ती है आल्हा की। तब आल्हा कहते हैं माहल तुम्हारा बुरा हो जाए, तुमको कहीं भी चैन नहीं आता है, मैं समझ गया ये सारी रचना तुम्हारी है। और इतनी बातें सुनता है माहल, देखता है कि आल्हा क्रोध में आ रहे हैं, तो वो अपनी ओराई की ओर भाग जाता है। और इस प्रकार से चंद्रावल के विवाह का सारा वृत्तांत मैंने आपको बतला दिया। कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट के द्वारा बतलाएं। एक ही वीडियो के द्वारा मैंने आपको सारी स्टोरी बतला दी है, हो सकता है वीडियो कुछ बड़ा हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप सभी लोग थोड़ा एडजस्ट करें और
वीडियो को लाइक और कमेंट के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।